वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आज की इस वीडियो में होगा, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इससे पहले हमारे 2 क्लासेस हो चुकी हैं 4th चैप्टर की, तो पहले उन दोनों वीडियोस को आप लोगों ने सुनना है और फिर इस 3rd क्लास को आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से सुनना है। आपके इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं कवर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट स्पेसिस। ठीक है, रेक्टेंट्स का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट्स। ठीक है, जैसे कि अगर हमने वुड को बर्न करना हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो स्लोली बर्न होती है, बिकॉज एयर ओनली 21% ऑक्सीजन। ठीक है, बट अगर हम वुड को बर्न करेंगे इन द प्योर ऑक्सीजन जिसमें ऑलमोस्ट 100% ऑक्सीजन हो तो वो बर्न करेगी रैपिडली। तो मतलब हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, रेक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लोली से बन गया रैपिडली, यानी कि फास्टर हो गई रिएक्शन। क्लियर है? तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स आप लोग और भी बना सकते हैं। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो जर्नल सा एक रूल है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 टाइम्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बाय 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन। ठीक है, तो एक जनरल सा रूल है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज आएगा? वो बन जाएगा 2 टाइम्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाय दी 10 डिग्री। ठीक है, ये भी क्लियर है। सेकेंड पॉइंट भी हमारा सिंपल था। थर्ड पॉइंट इज दी नेचर ऑफ द रेक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जो रेक्टेंट्स आपस में रेक्ट कर रहे हैं और जो आपस में रेक्ट कर रहे हैं उन दोनों के बॉन्ड्स कैसे बने हैं। अगर उनके बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो सकते हैं, दोबारा इजी बन सकते हैं, तो रिएक्शन हमारी फास्ट रहेगी। ठीक है, और जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी स्लो रिएक्शन हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास होंगे लो वैल्यू में तो हमारी रिएक्शन फास्टर हो जाएगी। सो इसके लिए हमारे पास क्या बनता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईज विद विच द बॉन्ड्स ब्रोकन और फॉर्म्ड। कितनी ईजिली बॉन्ड्स ब्रेक या फिर फॉर्म हो सकते हैं, एंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व। कितने बॉन्ड्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ये दोनों फैक्टर्स क्या बनाते हैं, नेचर ऑफ द रेक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर है अभी? तो इसके बाद है हमारा 4th पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। तो ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जब हम किसी रिएक्शन में यूज कर लेते हैं कैटलिस्ट तो वो क्या करता है, वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, उसकी स्पीड को फास्ट कर देता है। 1-2 एक्सेप्शंस होंगी बट जनरली ये फास्ट करता है हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल मैंने बताई है, एक एग्जांपल बतानी है नीचे कमेंट्स में। तो जिस रिएक्शन में हम यूज करें कैटलिस्ट और उसका रेट फास्ट हो जाए, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल की है कि हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, इसके साथ बनता है वाटर बट इन द प्रेजेंस ऑफ द फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। ठीक है, वैसे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसको बर्न करना होगा या फिर हमें इसे प्लेटिनम की प्रेजेंस में इन दोनों को रिएक्ट करवाना होगा। तो ऐसे ये कैटलिस्ट यूज कर कर हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा 5th पॉइंट, दैट इज द सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया क्या चीज़ है। जो भी रेक्टेंट है उसका जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो आउटर मोस्ट उसका सरफेस होता है, उस सरफेस का कितना एरिया है, क्योंकि रिएक्शन में उसी ने यूज होना है इसीलिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल को आप लोगों ने ख्याल से सुनना है। हम एक लॉग ऑफ वुड को जला रहे हैं, यानी कि वुड के एक बड़े पीस को हम लोग जला रहे हैं, उसे बर्न कर रहे हैं। तो उसकी बर्निंग होगी स्लोली क्योंकि वो बहुत ही एक बड़ा पीस है, ठीक है ना, वुड का। तो अगर हम उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं तो उसको अगर हम करते हैं बर्न तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम लोग वुड को जलाते हैं तो हम उसके छोटे छोटे पीस बनाकर फिर उसको जलाते हैं ताकि रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाए। इससे क्या होगा, स्मॉल पीसेस में सभी का सरफेस एरिया
जो ऐड होकर टोटल सरफेस एरिया हमें ज़्यादा मिल जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्लियर है? तो ये थे हमारे 5 फैक्टर। एक फैक्टर इसमें और है कि अगर हम इस रिएक्शन में रेडिएशन का यूज कर लें, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इसमें ऐड करें, तो उसके भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपोजर टू द रेडिएशन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, जनरल सा रूल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर हमने रिएक्शन करवानी हो तो हमने सिंपली क्या करना है, रेडिएशन की प्रेजेंस में इन दोनों को रख देना है, तो वो आपस में रिएक्ट हो जाएंगी। क्लियर है? इतना हो गया अभी। तो ये थे 6 फैक्टर्स, आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने हमें बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसके साथ फॉर्मूलाज बनाते हैं इसमें। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक जनरल रिएक्शन है। फॉर द रिएक्शन ए रिएक्ट कर रहा है विद बी, और रिएक्शन को बैलेंस कर कर जो उनके साथ कोफिशिएंट्स आए हैं वो भी हमने यूज कर ले हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल डी आर दी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो कि बैलेंसिंग के साथ आ जाते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 जो भी आएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमें इतना पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हमने ऊपर ही रीड किया है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने फार्मूला क्या बना लिया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको ऐसे शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। सो दिस इज दी कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड रेज टू पावर जो उनके साथ हमने रखे थे कोफिशिएंट्स, ये हमने सोच लिया कि कुछ ऐसा फार्मूला बनेगा। सो ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, सो दिस बिकम्स द, यहाँ पर लगा लेते हैं एक कांस्टेंट के। सो कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, ये ए और बी यहाँ से उठाए गए हैं, रिएक्शन में से आप लोगों ने यूज किए हैं। सो हेयर द के जो हमने यूज किया है दैट इज द रेट कांस्टेंट, सो के इज नोन एज द रेट कांस्टेंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया अभी। तो के एक रेट के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करना है, क्लियर है। और ये जो फॉर्मूला जो बनाया गया है दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स को हम एक और नाम दे देते हैं एक्टिव मासेस, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम बोल देते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इतना क्लियर हो गया अभी। बट ये लॉ जो हमारा एक्सपेरिमेंटली यूज नहीं होता इतना ज़्यादा, इसकी जगह पर हम यहाँ पर एक स्मॉल चेंज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आप लोग इतना अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के बारे में अब हम थोड़ा सा और रीड करते हैं कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। सो द रेट कांस्टेंट क्या है कि दिस मेजर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन बताता है हमें, क्योंकि जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर विल बी द रिएक्शन, उतनी ही फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। के की वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर द डिफरेंट रिएक्शन, ये कोई ऐसा यूनिवर्सल कांस्टेंट है नहीं कि जो सभी रिएक्शंस के लिए सेम हो, इसकी वैल्यू हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। और इसकी वैल्यू चेंज करती है विद द टेम्परेचर, ये हमने ऑलरेडी पीछे रीड किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसमें के की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, साथ में रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। बट किसी भी रिएक्शन के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। मतलब किसी एक रिएक्शन के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर ये अपने आप नहीं चेंज होगा, इसकी वैल्यू स्पेसिफिक रहेगी, ठीक है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, आप रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का अमाउंट कितना है उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू नहीं चेंज होगी। सो के की वैल्यू फॉर ए गिवन रिएक्शन डिपेंड करती है एट दी टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के चेंज होगा, अदरवाइज रिएक्टेंट्स का अमाउंट जो भी मर्जी यूज कर लें के की वैल्यू सेम रहेगी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, क्लियर है। तो ये आप लोगों ने 4 पॉइंट्स अबाउट द रेट कांस्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब आप लोगों के पास बुक्स होंगी, आप लोग खुद बनाकर देखिए,
रेट ऑफ फ्रैक्शन वर्सेस रेट कांस्टेंट, इनमें आप लोगों ने डिफरेंस लिखना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स बना सकते हो, 3 पॉइंट्स, जितने आप लोग मैक्सिमम पॉइंट्स बना सकते हैं ये आप लोगों ने ज़रूर सोल्व कर कर देखना है। और अगर हो सके तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। क्लियर है अभी? सो दिस इज दी रेट कांस्टेंट के बारे में हो गया हमारा। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली हम यूज नहीं करते, तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज दी रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग यूज करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सो नाउ इसके बाद अब हम रीड करेंगे अबाउट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, इसको रेट लॉ सिंपली और रेट इक्वेशन का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये है क्या, जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, जो एक्सप्रेशन बनता है, जो इक्वेशन बनती है, दैट इज नोन एज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड जो एक्सप्रेशन बनाया जाता है। सो मान लीजिए फॉर द रिएक्शन, सेम हम वही रिएक्शन यूज़ करेंगे कि ए और बी आपस में रिएक्ट कर कर सी और डी बना रहे हैं, और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हमने ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी यूज़ कर लिए हैं। देन रेट इज इक्वल्स टू रेट, जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड लॉ है एक, मतलब एक्यूरेट है, जो एक्चुअल में अप्लाई होता है वो ये एक्सप्रेशन है। दैट्स टू रेट कांस्टेंट इनटू द रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, सो ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन, बट रेज टू पावर्स में हम क्या रखेंगे, एक्स एंड वाई। तो ये जो एक्स एंड वाई है, these are may be different from the A and B, तो A और B भी हो सकते हैं या उनसे कुछ अलग वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब रिएक्शन से बिल्कुल नहीं सोल्व हो सकता कि इसकी पावर हमने क्या रखनी है। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो एक्चुअल रेट लॉ इक्वेशन होती है उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस की पावर्स क्या बननी है वो हम रिएक्शन से बिल्कुल नहीं देखेंगे, वो हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास एक रिएक्शन हुई कि NO2 गैस, ठीक है, बैलेंस मैंने साथ में उतार ली है, रिएक्ट्स विद द फ्लोरीन गैस। ठीक है, टू गिव द, इससे हमें फॉर्मेशन हो रही है यहां पर NO2F की, तो इसके आगे भी 2 लग जाएगा फॉर द बैलेंसिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमने इससे पहले किया है, जो यूज नहीं होने वाला, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बनना था रेट, उसके अकॉर्डिंग हमारा रेट बन जाता रेट इज इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट, और NO2 और फ्लोरीन है, दो रिएक्टेंट्स, NO2 की पावर हम कर देते 2 और फ्लोरीन की पावर हम कर देते 1, जितने जितने उनके आगे हैं कोफिशिएंट, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है। क्लियर है? बट जो एक्चुअल में मिला है, जो एक्सपेरिमेंटली मिला है, दैट इज द रेट इज इक्वल्स टू K इनटू NO2 की कंसंट्रेशन की भी पावर सोल्व होकर आई है 1, और फ्लोरीन जो दूसरा रिएक्टेंट है उसकी भी रेज टू पावर आई है 1। सो दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू और दिस इज द रॉन्ग लॉ। तो आप लोगों ने इक्वेशन के आगे जो है वो पावर्स आना जरूरी बिल्कुल नहीं है, कुछ अलग वैल्यूज भी आ सकती हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हुआ है। क्लियर है अभी? ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया है, और इसके अलावा हमने जो फैक्टर्स हैं जिस पर के रेट ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड करता है वो, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, वो आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस क्लास में हो चुके हैं। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, यूनिट्स उसके सोल्व कैसे करने हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को शेयर करना। थैंक यू।